लड़ाई पूरी ये है कि योगी बड़ा हिंदू है या अखिलेश बड़ा हिंदू है, या और दोनों में ये कॉम्पिटिशन है कि मोदी से बड़ा कौन हिंदू बन जाएगा। जो विक्टिम थे वो आरोपी बन गए, जो आरोपी थे वो विक्टिम बन गए। मैं टूट जाऊं, अपना निर्णय, अपना फैसला बदल दूं। सच्चाई ये है कि इनकी जमीन खिसक गई। लड़ाई करते रहेंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी को हटाना ले और उत्तर प्रदेश से सफाया न कर दें। दो लड़कों की जोड़ी जो आ रही है ना, ये दंगा कराने की साजिश के लिए आई है। नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं। वक्त हो चुका है लोकतंत्र का, और लोकतंत्र के इस खास कार्यक्रम में आज हमारा काफिला जो है वो मुजफ्फरनगर आ पहुंचा है। जी हां, मुजफ्फरनगर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जब लोग बात कर रहे हैं, और इस बार हर व्यक्ति ये कह रहा है कि लखनऊ का रास्ता, जैसे कहते हैं ना दिल्ली का रास्ता लखनऊ होके जाता है, वैसे लखनऊ का रास्ता अगर जाएगा तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होकर जाएगा। क्या समीकरण बन रहे हैं, कौन किसके बातों से प्रभावित है, क्या किसानों का गुस्सा, जाटों की लड़ाई, जो नाराजगी है उसे बीजेपी दूर कर पा रही है, वो सब वोटर के मन में क्या है लेकर हम लोग इस वक्त मुजफ्फरनगर में हैं। यहां की 6 विधानसभा सीटों पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया था, एक तरफा खेल हुआ था, 6 की 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी। क्या इस बार वो दोहरा पाएंगे? क्योंकि अब मुद्दे बहुत हैं। 13 महीनों का किसानों का आंदोलन निकल चुका है, साथ ही साथ जहां पे क्योंकि बहुत सारे किसान हैं, उनको आवारा पशुओं से बहुत बड़ी दिक्कत है, और एक जाटों का जो राजनीति है उत्तर प्रदेश में, बार बार यही बात आपको सुनने को मिलेगी कम से कम इस इलाके में जहां मैं हूं मुजफ्फरनगर में, जिसके जाट उसके ठाठ। तो किसके ठाठ होने वाले हैं? जयंत चौधरी और अखिलेश यादव अब साथ साथ आ चुके हैं। उसका इन चुनाव पर कितना असर पड़ने वाला है, ये भी एक बड़ा दिलचस्प फैक्टर होने वाला है। तो आज के कार्यक्रम में हम जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं कोशिश कर रहे हैं उनका पूरा ध्यान रखा जाए, ज़्यादा लोगों को ना इकट्ठा किया जाए, लेकिन हम जगह जगह गए, और ये जो विशेष कार्यक्रम आपके लिए लेकर आ रहे हैं ज़मीन से, चुनाव की हर खबर आपके लिए टाइम्स नाउ ऑफ भारत पर। हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ेंगे, मैं एक एक करके इनका तारुफ भी आपसे अभी कराऊंगा। भारतीय जनता पार्टी से होंगे, समाजवादी पार्टी से होंगे, कांग्रेस से होंगे, बीएसपी से होंगे, जो मेन खिलाड़ी हैं। उसके साथ साथ जनता के बीच में भी हम पहुंचे और उनसे जानने की कोशिश करी कि उनके मन में है क्या। समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन ने एक बड़ा इस बार एक्सपेरिमेंट कर दिया कि सारे जो मुजफ्फरनगर में उनके वोट जो प्रत्याशी हैं सब हिंदू हैं। उसका कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? उसके अलावा जब आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो कुछ चेहरे, मुजफ्फरनगर की जब आप बात करेंगे तो कुछ चेहरे उभर के सामने आते हैं। संजीव बालियान भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, यहाँ के सांसद हैं और साथ में केंद्रीय मंत्री हैं, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। उनसे भी मैंने बात करी, वो भी आपको सुनवाएंगे। उसके साथ साथ राकेश टिकैत यहाँ पर हैं, उनका भी गढ़ है। राकेश टिकैत किस तरफ की हवा देख रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उनसे भी हमने बात करी। और एक आपके लिए बड़ा खास सेगमेंट लेकर आए हैं, नेताजी हाजिर हैं। जी हाँ, सीधे लोग नेताजी से पूछेंगे, अखिलेश यादव से, मायावती जी से, योगी आदित्यनाथ से और प्रियंका गांधी से अपने मन की बात। ये सब अगले 1 घंटे में बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले मैं जहां पर जो हमारे साथ गेस्ट जुड़ रहे हैं, जो मेहमान हैं, उनका तारुफ करा देता हूं। उसके बाद आपको एक रिपोर्ट भी दिखाऊंगा। हमारे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता गौरव जैन साहब जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बसपा से जियाउर रहमान साहब हैं, उस तरफ खड़े हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी से मीडिया प्रभारी हरीश अलावत साहब जुड़ रहे हैं, और हमारे साथ कांग्रेस के नेता नरेंद्र वर्मा जी जुड़ रहे हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। साथ में एक बार थोड़ा दिखा देता हूं, अब उत्सुकता होती है, नेताजी थोड़े पहुंचते हैं तो वहां पर थोड़ी जनता भी आ जाती है। आप सबका भी धन्यवाद, मास्क लगा के आप सब खड़े हुए हैं। एक बार अपने लिए ताली बजा लीजिए, थोड़ा माहौल हमारे लिए दर्शकों के लिए बन जाएगा। चलिए, तो अब सीधे सीधे बिना विलंब के, क्योंकि बात बार बार जब भी आप स्टूडियो में बैठ के हम भी कर रहे थे, लोग भी कर रहे थे, समीकरण बैठाए जा रहे थे, जाटों की बहुत बात हो रही थी, किसानों की बहुत बात हो रही थी। मैं कुछ गाँव में गया और वहाँ हमने कोशिश करी है समझने की कि इस बार किसान और जाट, वैसे तो जाट भी किसान नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ दोनों तरफ से जो बाकी किसान भी हैं, उनका मूड क्या है ज़मीन पर, उनको इस बार किसके खेती की जो फसल है
वो उगती दिखाई पड़ रही है, किसके गन्ने में मिठास ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। साथ ही साथ शहरों में जनता क्या कह रही है, उनके मुद्दे क्या हैं, आइए आपको सुनाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोटरों ने क्या ठाना? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहावत है, जिसके जाट उसके ठाठ। और इस बार किसान आंदोलन के बाद जो जाटों की नाराजगी थी, किसानों की जो नाराजगी थी, चाहे वो किसी भी जाति से आते हो, उससे कहीं ना कहीं समीकरण इस चुनाव में बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं। किसके पक्ष में इस बार यहां पर लोग सोच रहे हैं, किसान सोच रहे हैं, जाट सोच रहे हैं, क्या मुद्दों पे वोट करेंगे, कौन पसंद आ रहा है, माहौल उनका क्या है, उन सब बातों पे बात करने के लिए इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के एक गांव में हूं। क्या गांव का नाम है भाई साहब? पीन्ना। तो ये जाट बहुल गांव है जी, और बाकी जाति भी हैं? हाँ, और बिरादरी भी हैं। तो आपको सीधे जो वोटर हैं उन्हीं से बात करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार चुनाव में चल क्या रहा है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मैं नहीं बात कर रहा। आप नहीं करोगे बात? वोट तो आप दोगे? नहीं वोट देंगे हम, बाकी नहीं बोलना। कोई बात नहीं, पर अगर वोट दोगे तो क्या सोच के वोट दोगे? भाई हमारे हिसाब तो सरकार ठीक ही है या ठीक है, हमें तो ठीक लग रही, तो इसलिए वोट सरकार को है। बिल्कुल देंगे हम तो। और जो वहाँ किसानों का 13 महीने का आंदोलन है, उससे गुस्सा नहीं लोगों में? तुम्हें भी थे, उसका वो मामला अलग था, तो सुलट गया। अब जो इनकी मांग थी वो तो सुलट गई। अब क्या रह गया? और जो सब लोग जो बात यहाँ पे वहाँ पे सुनने को मिलती है कि जाटों का बड़ा नाराजगी है नाराजगी जाटों की? जी नहीं, कोई खास नाराजगी नहीं है। अब तो नाराजगी मान ली सरकार ने, फिर नाराजगी किस बात की? सरकार की मोदी जी को माफ कर दिया? हाँ बिल्कुल माफ कर दिया। इन्होंने कृषि कानून बिल पास किए और तो फिर वापस ले लिए। तो इन्होंने ही पास किए, इन्होंने ही वापस ले लिए। तो क्यों, आखिर क्यों किसानों को क्यों का 1 साल तक क्यों उत्पीड़न किया? जब में सही थे तो क्यों वापस लिए, और जो गलत थे तो तभी क्यों नहीं लिए? 2-4 दिन बाद ले लेते। तो ये इतना बड़ा मुद्दा है कि इस बार यहाँ पर वोट इससे तय होंगे? हाँ, इसका मुद्दा है। किसान इसको बहुत नुकसान हुआ और किसान जो है अब आरएलडी के साथ में वोट देगा। जाट अगर ऐसे बट रहा है, मतलब ऐसा तो हो नहीं रहा कि जाट सारा इकट्ठा वोट कर रहा है? बिरादरी तो सब बटी हुई है। हैं? जय जनता जनार्दन होती है। हाँ। चुनाव का समीकरण होता है। आज जैन चौधरी चुनाव लड़ रहे, ठीक है, तो इसलिए जाट वोट तो बटेगा, निश्चित रूप से बटेगा। अगर जैन चौधरी ना लड़ते तो जाट जो वोट है एक जगह जाती। आज किसको जाती? भारतीय जनता पार्टी को विश्वास में लेके, जो भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे क्राइम खत्म किया, अच्छे काम किए। हर सरकार, कोई भी सरकार हो, सारे काम पूरे नहीं करा करती। बाबा जी ये बताओ, आपने तो बहुत सारे चुनाव देख लिए है ना, बहुत देख लिए ना, फिर इस बार वोट दोगे? आपने तो चौधरी चरण सिंह का जमाना भी देख लिया, अजीत सिंह का भी देख लिया, उसके बाद भाजपा भी देख लिया, जयंत चौधरी भी लड़ रहे, सब लड़ रहे। आपको क्या लग रहा है इस बार? हमें तो ये लग रहा है जी, हम तो पहले तो चरण सिंह के लड़ रहे हो, पहले तो ही, और चरण सिंह को ही वोट दी, और या हम वोट इन्हें भी दे देते। हम तो इतने परेशान कर, देख रात को तो दिन में तो काम करो, रात को ये गोरे खरीदे लो, पहरा दे, गोरों का पहरा दे, जब कर हमारे बिरान फिरो, उनकी वह नहीं होती भर्ती नहीं होती, दाखिले नहीं होते। 2-2 लाख रुपए मांगो दाखिलों के, तो बता जाकर मेरे परेशान हो तो फिर कैसे वोट दे देंगे हम, ये बताओ। जो आपने यहाँ पर एक सैंपल साइज देखा वही आपको बताएगा। जो सब लोग सीधे सीधे स्टूडियो में बैठ के कह देते हैं कि जाट तो सारा जी एक तरफ जा रहा है, किसान सारा जी एक तरफ जा रहा है, या बट गया या ये हो गया, ये आपको बताता है कि वोटर जो है, जो मतदाता है, वो इतना जागरूक है, वो अपने मुद्दे देख रहा है, अपने मुद्दों पे उसे जो पसंद आ रहा है उसकी तरफ वोट दे रहा है। अब उस समीकरण में किसके लिए क्या बिखराव हो रहा है, क्या बट रहा है, ये तो अब 10 तारीख ही तय करेगी। कैमरा पर्सन मोहन के साथ अंकित त्यागी, मुजफ्फरनगर, टाइम्स नाउ नवभारत। तो ये आपने सुना कुछ जो मतदाता थे उनका मन। अब मैं शुरू करना चाहता हूं सबसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ प्रवक्ता हैं। आप खुद जाट समुदाय से हैं, तो अमित शाह जी ने बुलाया और मना लिया और मान गए जाट, या अभी भी थोड़ी हालत टाइट है? जाति विशेष की राजनीति नहीं करते हम, सबका साथ, सबका विकास,
सभी को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। हाँ, ये तो केवल विपक्ष का कुछ मुद्दा हो सकता है। पर ये तो टीवी वाली बात हो सकती है। ईमानदारी से अगर जरा नाराज नहीं थे तो क्यों अमित शाह जी को दिल्ली बुलाने पड़ गए सारे आप? चुनाव की दृष्टि से सब लोगों को बुलाते भी हैं और हमारा सौभाग्य है कि हमारे गृह मंत्री जी के बुलावे पे बड़ी संख्या में जाट जो नुमाइंदा थे यहाँ के, जो बड़े बड़े चौधरी सब लोग गए। हमारा ये स्वागत करने का तरीका भी है, हम बुलाते भी हैं, सभी लोग बुलाते हैं। मैं जिस गांव में गया वहां पर लोगों ने कहा कि जितने भी लोग हैं वहां पर, जितने भी जो प्रतिनिधि हैं आपके, उनके खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। 5 साल से देखने नहीं आए। अगर वोट मिल रहा है तो मिल रहा है योगी और मोदी के नाम पे, यानी कि सरकार तो आपकी विफल रही। आपके जो प्रतिनिधि उन्होंने तो कुछ काम करा ही नहीं। सरकार हमारी विफल नहीं है, सरकार हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार दोबारा से आ रही है और हो सकता है कहीं थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी हो, लेकिन निश्चित रूप से हम जनता के बीच में जा रहे हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में दोबारा बनाएंगे। जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता डोर टू डोर कैंपेनिंग करते दिख रहे हैं। अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, सब के सब लगे हुए हैं। आपके नेताजी आते हैं, कहते हैं हेलीकॉप्टर उड़ने नहीं दिया, बैठने नहीं दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, चले जाते हैं। तो क्या जयंत चौधरी पे इतना यकीन है कि सब कुछ वो अकेले ही कर देंगे? नहीं, देखिए, आज कहीं ना कहीं इनके नेता आए और कोरोना गाइडलाइंस की चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइन दिया उनकी धज्जियां उड़ाते हुए सड़कों पर भीड़ जमा की और चंद कदम चले और आगे जनता का आक्रोश देकर वापस मुड़कर अपने घरों लिए। आज किसान पूरी तरह नाराज है, आज व्यापारी पूरी तरह नाराज है, छात्र नौजवान वो लाठियां नहीं भुलाए जो लखनऊ के अंदर उनके ऊपर पड़ी थी। जो शहादत किसानों के आंदोलन में हुई वो किसान नहीं भुला है। आप मेरे पास 20 वीडियो कम से कम होंगी। इनके नेताओं के जो 5 साल के कारनामे रहे, इनके मुख्यमंत्री के जो 5 साल कारनामे रहे, उन कारनामों का परिणाम आज ये है कि जनता जूते लेके इनके पीछे पीछे और नेताजी आगे आगे। पर गौरव जी, मैं जहां पर गया, जनता तो जैसे आप बताइए हो बिल्कुल ठीक बात बता रहे हो, पर उसके बाद जनता तो अभी वो भी नहीं भूली। अभी भी योगी आदित्यनाथ जब आते हैं तो कहते हैं कि जो गर्मी चल रही है कैराना और मुजफ्फरनगर में वो गर्मी उतार देंगे। 2013 की टीस खत्म हो गई है। आपको लग रहा है कि बिल्कुल सद्भाव आ गया? अब आप देखिए, आज इनके पास बताने के लिए विकास के नाम पे कुछ नहीं है, इनके पास बताने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कुछ नहीं है, शिक्षा के नाम पे वो क्या बताएंगे? जैसे वो कुछ बताने जाते हैं तो आप कहते हैं हमने इसकी नींव रख दी थी। मैं बताता हूँ, ये बात तो सही है। हाँ। जिनकी इनके पास कोई भी एक ऐसी योजना नहीं है जिसका उद्घाटन और शिलान्यास दोनों इन्होंने की हो। उनके पास जब कुछ सब कुछ बताने के लिए खत्म हो जाता है तो किसकी गर्मी उतारना चाहते हो? किसानों की, व्यापारियों की, जो आज मुखर होकर सरकार का विरोध करे, उनकी गर्मी उतारना चाहते हैं मुख्यमंत्री। आप उनकी भाषा देखिए, आप 3 दिन पहले का उनका ट्वीट देखिए, जो यहाँ पर प्रचार भाजपा के प्रतिनिधि कर रहे हैं अपना, उनके फ्लैक्स देखिए। कोई एक काम, एक बात मैं बता दूं आपको, कोई एक काम 5-5 साल इनका कार्यकाल रहा, सरकार रही, मिनिस्टर रहे, इनके पास फ्लैक्स पर लिखकर बताने के लिए। मुझे जनता से जब मैं बात कर रहा था वो कह रहे थे कि देखिए कुल मिलाकर जो आरएलडी वाला कैंडिडेट है उसको तो वोट जा रहा है, सब आरएलडी के वोट को लोग जाट वोट कर रहे हैं, पर समाजवादी पार्टी का जहां पे कैंडिडेट खड़ा हुआ है वहां पे वोट ट्रांसफर नहीं हो रहा। थोड़ी दिक्कत है, कैंडिडेट सिलेक्शन में हुई परेशानी। देखिए, बात जाट की आप सिर्फ मत कीजिए, आप बात कीजिए पूरे किसान की। तमाम पार्टियां, तमाम हम लोग गठबंधन के लोग बात किसान की कर रहे हैं, किसान मुद्दे की बात कर रहे हैं और पूरा मन जनता बना चुकी है इन लोगों को सत्ता से उखाड़कर फेंकने का। उन्होंने जुल्म सहा है, उस जुल्म का बदला लेने के लिए वो लोग तैयार हैं। चलिए अभी उस पर भी और आगे बात करते हैं। जुल्म सहा है मुजफ्फरनगर में। एक जमाना होता था जब आपके पास भी हमेशा 1-2 सीट निकल आती थी, बीएसपी का थोड़ा वर्चस्व भी होता था। ऐसा क्या हुआ कि आप खेल से ही बाहर हो गए? नहीं, खेल से बाहर क्यों होते? हम तो आज भी मजबूती के साथ 6 की 6 विधानसभा पर लड़ रहे हैं। दिख क्यों नहीं रहे लड़ते हुए? क्यों? ना बहन जी दिखाई पड़ रही, ना आपके बड़े नेता दिखाई पड़ रहे हैं। 5 तारीख को देवबंद में तशरीफ ला रही हैं बहन जी, कौन कह रहा है बहन जी नहीं आ रही है? 2 तारीख को आगरा में आ रही हैं, 3 तारीख में गाजियाबाद में बहन जी आ रही हैं, कौन कह रहा है बहन जी नहीं आ रही है? मतलब लोग कह रहे हैं कि कुछ सेटिंग हो गई है, आप दोनों साथ साथ खड़े हुए दिखा रहे हैं। बहन जी तो हमेशा हर समाज के लिए लड़ने के लिए तत्पर खड़ी रही हैं, लेकिन आप लोग दिखाने में कंजूसी करते हैं बहन जी को। तो मुझे ये बताइए कि आपका जो अभी जो समीकरण बनता दिखाई पड़ रहा है वहां तो सीधा सीधा लोग कह रहे हैं कि लड़ाई जो है वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी की है। आप कहां खड़े? ऐसा नहीं है, हम तो यहाँ पर हमने जो दिया है, हमने जो हमारा समीकरण रहा, हमने 3 सर्व समाज को वोट। क्या समीकरण? हमारा यहाँ पर हर सीट पर समीकरण है। चाहे मुस्लिम समाज को हमने 3 टिकट देने का काम किया है, 2 टिकट हमने बैकवर्ड को दिए हैं, एक हमारा ऐसे समाज का यहाँ पर लड़ रहा है। मुस्लिम समाज का वोट बट रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं बट रहा है। आपको आएगा सारा? बिल्कुल आएगा। वो भाई साहब लाल टोपी वाले भी कह रहे हैं उनको आने वाला है। समाजवादी गठबंधन ने मुस्लिम समाज को यहाँ पर एक भी टिकट देने का काम नहीं किया है और वो अपना ठगा सा महसूस। क्यों नहीं दिया भाई टिकट आपने? वो कह रहे हैं कि आप मुस्लिमों और मुसलमानों के हितैषी बनते हैं, एक आप लोगों ने उनको टिकट नहीं दिया। देखिए, बात सिर्फ टिकट देने की नहीं है। हमारे संगठन में तमाम
पदाधिकारी हमारे यहाँ माइनॉरिटीज के हैं। शामली के अंदर देख लीजिए, हमने 2 टिकट दिए हैं। आप सहारनपुर के अंदर देख लीजिए, आपने बोल दिया उनकी सुनी थी। आप सहारनपुर के अंदर देख लीजिए 2 से 3 टिकट दिए। आप मेरठ के अंदर देख लीजिए, हमने टिकट दिए हैं। मुजफ्फरनगर में नहीं दिए, टिकट दिए गए हैं। और मुजफ्फरनगर में आप देख लीजिए, हमारे जिले के महामंत्री माइनॉरिटीज हैं, नगर के अध्यक्ष माइनॉरिटीज है, हमारे 3 से 4 प्रकोष्ठों के अध्यक्ष माइनॉरिटीज हैं। चलिए, पूरा इंसान, इसके पूरा ऊपर नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व, माइनॉरिटी के लोगों का सम्मान रखा गया, दिया गया है। पर क्या इस सब समीकरणों में कांग्रेस पार्टी सिर्फ वो प्रियंका गांधी के इर्द गिर्द दिखाई पड़ रही है? जमीन पर ना तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता दिखाई पड़ रहे, 1-2 सीट पर प्रियंका गांधी भी जा रही हैं, तो ऐसा क्यों है कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल हाशिए पे खड़ी हुई है? नहीं, कांग्रेस पार्टी तो जमीन पर है, हाशिए पर नहीं है। हर विधानसभा में है, हर जिले में है, सब जगह है। हर दूसरे दिन एक खबर आती है कि आपका एक कैंडिडेट ने छोड़ दिया, वो चला गया समाजवादी पार्टी में, बीजेपी में शामिल हो गया। देखिए, जब भी लोकतंत्र में ये चुनाव का उत्सव आता है वो संक्रमण काल होता है। कुछ लोग इस दल से दूसरे में जाते हैं, कोई दूसरे से पहले दल में आते हैं, तो इसको आप ये नहीं कह सकता कि कोई आ रहा है। आपके दल में तो कोई, आपके दल में से सब जा ही रहे हैं, कोई दिख नहीं रहा आता हुआ। नहीं, हमारे आरपीएन सिंह भी चले गए। देखिए, हमारे दल में जो अभी मीरापुर के पहले जीते हुए प्रत्याशी थे, पूर्व विधायक हैं, वो हमारे दल के कैंडिडेट हैं। जमील प्रियंका गांधी का अगर नाम मुख्यमंत्री के तौर पे घोषित होता तो फायदा होता? नहीं, वो तो पार्टी हाईकमान को तय करना है, इसमें फायदा प्रियंका गांधी। आप जैसे कार्यकर्ता को क्या लगता है? कार्यकर्ता के तौर पर मैं कह रहा हूँ, प्रियंका गांधी यहाँ हाथरस की घटना हो, प्रियंका गांधी लखीमपुर की घटना हो, प्रियंका गांधी उम्बा की घटना हो, प्रियंका गांधी मैदान में जाती है, सब जगह जाती है। हर के दुख तकलीफ के, किसान का हो, नौजवान का हो, अपनी जवान देने का काम करती है। जयंत चौधरी आप लोगों को बड़े अब याद आए। जयंत चौधरी के बारे में आपके नेताओं ने कहा कि भाई गलत पार्टी में चले गए हैं, हमारे यहाँ आ जाएं तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जयंत चौधरी बड़े आपको याद आए। हाथरस जब जयंत चौधरी आ रहे तो आपकी बोले डंडे बरसा रही थी उनके ऊपर। नहीं, जयंत चौधरी का हमने हमेशा सम्मान किया है। और सच बात यह है कि समाजवादी के लिए एक प्रैक्टिकल करने का मौका है। पहले उन्होंने कांग्रेस को भगाया था 2017 में, अब को कहीं ना कहीं जयंत को भगाने का प्रयास कर रहे हैं, और वो केवल राजनीतिक हित साधने के लिए उनको साथ लेके चल रहे हैं। निश्चित रूप से जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन जयंत चौधरी तो समाजवादी पार्टी में अगर जयंत चौधरी चले जाएं तो वो हित सध रहा है, आपके पास आ जाएं तो वो सम्मान हो रहा है। नहीं, हमारा स्वागत है, हम स्वागत करेंगे उनका। और प्रत्येक व्यक्ति अपनी कार्यकर्ता के हिसाब से पार्टी को जोड़ने का प्रयास करता है, उनका भी स्वागत है। खुले दरवाजे जयंत चौधरी निश्चित रूप से खुले हुए हैं, निश्चित रूप से खुले हुए। तो इसको ये मैं क्यों ना मान लें कि डर गई है भारतीय जनता पार्टी कि जाट नहीं मिल रहे हैं तो इससे जयंत चौधरी को अपनी तरफ मिला लेते हैं। मैं अपनी पार्टी के लिए प्रयास करूंगा कि चाहे सपा का कार्यकर्ता हो, बसपा का हो, चाहे आरएलडी का हो, उन सबका स्वागत है। पार्टी को बढ़ाने का मेरा दायित्व है, उनका स्वागत है। वोट ट्रांसफर हो रहा है जमीन पे। देखिए, ये सब तो बौखलाहट की बातें हैं, ये लोग कह रहे हैं। मैं आपकी डिबेट में एक नई बात कहना चाहता हूँ। नई बात बताइए। देखिए, मैं एक खुली चुनौती भाजपा के हमारे प्रवक्ता हैं और कोई और नेता बुला लें, उनके साथ रखता हूँ। 2012 से 17 समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मैं अपना मैनिफेस्टो मंगा लेता हूँ। 2000 से 17 से और आज 2022 इनकी सरकार रही है। सीधा सीधा मैनिफेस्टो पे बात हो जाए, किसने कितना काम किया। और मैं 20 काम मैनिफेस्टो से लग के भी बता सकता हूँ जो समाजवादी पार्टी ने किए, चाहे वो मेट्रो के, हॉस्पिटल के हों, कॉलेजेस के हों, किसी भी चीज के। बहुत चीजें ऐसी हैं जो की हैं। मैनिफेस्टो पे चर्चा हो जाए किसने कितना काम किया। बात विकास की होनी चाहिए, बात इंफ्रास्ट्रक्चर की होनी चाहिए, बात जनता की होनी चाहिए। ताली बज रही है। आता हूँ जी आप लोगों के पास, ताली बजाने वाले भाई साहब के पास। यहाँ पे भी थोड़ी जनता खड़ी है, इनसे भी पूछ लेते हैं क्या मुद्दे हैं भाई साहब, किन मुद्दों पे जाके वोट देने वाले हो आप? देखो, बहुजन समाज ये मेरे हाथ में तो आप बता दो। बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पर काम करती है। अभी आपने देखा कि 2 दिन पहले अमित शाह जी आए, उन्होंने कहा कि जो चुनाव आ रहा है ना, ये आने वाले 20 साल की दशा और दिशा तय करेगा, जबकि संविधान के दायरे में कहा कि हर 5 साल के बाद चुनाव होता है। ये तो सीधा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय में बहुजन समाजवादी पार्टी कभी सपा के साथ चली जाती है, कभी बीजेपी के साथ जाती है, तो वो भी है क्या कुछ? नहीं बहन जी, सारी की सारी सीटों में बिल्कुल अकेले चुनाव लड़ रही है, अकेली, कोई गठबंधन नहीं। बाद में भी नहीं होगा? नहीं, अभी कोई गठबंधन नहीं, कोई गठबंधन नहीं है। अच्छा, आप लोग भाई साहब के साथ तो नहीं आए? हाँ, सब उन्हीं के साथ ही आए हो ना? हाँ, सब साथ। ये जरूर बता देना चाहिए भाई, उनके ये आप लोग साथ में आए हो उनके? आप कहाँ से आए हो भाई साहब? मैं यहीं से आया, आदर्श कॉलोनी से। आदर्श कॉलोनी से जी। तो सदर की सीट तो मानते हैं यहाँ मुजफ्फरनगर में बीजेपी की सीटें हरा ही नहीं सकते, तो कोई दिक्कत ही नहीं है आप लोगों को? सीट में सब बढ़िया चल रहा है? नहीं, वैसे सब कुछ ठीक ठाक कुछ चल नहीं रहा, पर बीजेपी वाले ऐसा बेवकूफ बनाते हैं धर्म के नाम पे। कहने लगे घंटा तुम बजाओ, गद्दी हम संभालेंगे, ये सब काम कर रहे हैं बीजेपी वाले। तो मैं तो एक आम नागरिक होने के नाते ये बात कहना चाहता हूँ। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम प्रशांत गौतम है। मैं ब्राह्मण समाज से हूँ। तो बीजेपी सिर्फ हम लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है और कुछ नहीं। बेवकूफ बना रहे हो जी आप? गौतम साहब कह रहे हैं ब्राह्मण भी खुश नहीं आपके यहाँ से, बताओ, कह रहे हैं बेवकूफ बना रहे हो आप।
आप धर्म के नाम पे बस वोट बांटने का काम कर रहे हो। आपके नेताजी आते हैं, अमित शाह जी भी आते हैं, साथ के साथ योगी जी भी आते हैं, वो बस वो यही कहते हैं कैराना याद कर लो, मुजफ्फरनगर याद कर लो, ऐसे चलेगा। भाई साहब ऐसा है, अभी गौरव जी ने भी कहा कि 2012 से 17 का जिक्र किया। 2017 से पहले इस जनपद में जीने के हालात भी नहीं थे। यहाँ बहन बेटियां सरेआम सड़कों से खींची जाती थी। और जहाँ तक विकास की बात है, आज इस जनपद में 3-3 हाईवे हैं, नेशनल हाईवे हैं। यहाँ खेल के लिए हमने अभी खेल वो यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने। हमने विकास के नाम पे बहुत किया है। और भैया ने कहा घंटा, तो विकास के नाम सौभाग्य है कि जनपद के हर तरफ घंटा बजे, ये मेरा सौभाग्य होगा। नहीं तो ये बताइए, विकास के नाम पे फिर वोट क्यों नहीं मांगते? विकास के नाम पे चार तो विकास किया हमने। उसमें कैराना और मुजफ्फरनगर दंगे भी आ जाते हैं। विकास के दंश को कैसे भूल सकते हैं आम नागरिक? वहाँ से उगाई होती थी, पलायन होता था और समाजवादी के गुंडे लगातार प्रताड़ित करते लोगों को। अगर ऐसा कुछ होता था, आपने रोक दिया? निश्चित रूप से रोक दिया ना। जनता गवाही दे सकती है। आपने रोक दिया। तो उसके बारे में बात क्या करनी जो आपने कर दिया? बिल्कुल भाई साहब, हम जिन लोगों को लेकर आए हैं, माननीय गृह मंत्री उनसे जाके मिले हैं और उनकी भावनाएं व्यक्त की है मीडिया के सामने। ठीक है, तो मुद्दा जो है वो घूम फिर कर बात जरूर विकास की होती है। मैं आपके पास 1 मिनट में आ रहा हूँ। यहाँ पे कुछ युवा खड़े हुए हैं, आ रहा हूँ जी आपके पास। आप लाल टोपी वाले युवा हो पक्का? वो तो भाई साहब लाल टोपी वाले खड़े हैं। लाल टोपी तो आपने पहनी हुई है। मैं आपके पास भी आता हूँ, युवाओं से बात कर लूँ पहले। आप लोग कहाँ से हो? मुजफ्फरनगर लोकल से ही हैं। यहाँ पे घूमने आए थे? हाँ जी। तो ये बताइए, अभी सुन रहे थे आप इन सबको, नेताओं को, क्या समझ में आ रहा है इस बार? युवाओं का क्या मांग है? मैं ये बात कहना चाहूँगा कि इन्होंने, सर ने अभी ये बात कही थी कि कुछ दिन पहले भी यहाँ पे डिबेट चल रही थी कि भाजपा जो है किसानों को प्रताड़ित कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, अखिलेश यादव के टाइम पे 1.5 साल तक पेमेंट नहीं आई थी गन्ने की। और अब भी हो रही है। एक महीने के अंदर पेमेंट आ रही है फिलहाल। 1 महीने में? हाँ, मैं खुद किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। योगी जी तो 14 दिन कह रहे हैं। नहीं, 1 महीने के अंदर आ रही है। हाँ जी भाई साहब। देखिए, बात सारी चीज आती है। आप यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं खड़े होके, बड़ी शांति से प्रोग्राम हो रहा है। ये सारा प्रोग्राम सिर्फ भाजपा सरकार की बदौलत है। अखिलेश सरकार में मुजफ्फरनगर इतना बदनाम हो चुका था, किसी को मुजफ्फरनगर, हमारे कोई दोस्त, हम किसी को दूसरी स्टेट के किसी दोस्त को आने के लिए बुलाते, सब एक ही बात कहते थे, सेंसिटिव एरिया है, हम नहीं आएंगे। वो इतना बदनाम हो चुका था। आज हम यहाँ सिक्योरिटी के साथ रह रहे हैं, हमारी बहन बेटियां पढ़ने जा रही हैं। ये बात मैंने कई बार सुनी। भाई मैं खुद मुजफ्फरनगर से हूँ। ऐसी बर्बादी भी नहीं थी, पर हाँ जरूर थी। मैं इस बात को मान रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर बर्बाद बढ़िया हुआ है, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि कोई आना नहीं चाहता था। मैं आराम से यहाँ पे आता था, आराम से जाता था। तो वो ऐसा भी नहीं था कि मुजफ्फरनगर में डरने पहले हाथ पैर कांपने लगते थे कि कहाँ आ गए। इतना जंगल राज भी नहीं था। पर गन्ने का भुगतान बताओ। पिछले सालों का गन्ने का भुगतान, जो हमारे गन्ना मंत्री है, उनके मिल का पिछले साल का भुगतान हो गया हो तो हम मान लेंगे पूरे प्रदेश में बात। वो तो कह रहे हैं कि हमने तो रिकॉर्ड लोगों को भुगतान करा। मंत्री जी, जो गन्ना मंत्री जी, उनके यहाँ का पिछले साल का फरवरी का भुगतान चल रहा है। 1 साल पुराना भुगतान चल रहा है। क्या वो क्या बताएंगे? किसानों से पूछिएगा। 5 साल में इन्होंने 25 पैसे कुंटल गन्ने का रेट बढ़ाया। 5 साल में 25 रुपए, 25 पैसे प्रति किलो रेट बढ़ाया है। और जो पहली सरकार थी 60 साल में, जिन्होंने संस्थाएं बनाई थी, देश को बनाया था, उस सारी संस्थाओं को बेचने का काम कर रहे हैं हिंदुस्तान। ये जो इन्होंने गन्ने के किसानों के मुद्दे की बात करी, मैं आप लोगों के पास भी आता हूँ। 1 मिनट में आपके पास आता हूँ। संजीव बालियान साहब से आज मेरी मुलाकात हुई, जो यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। उन्होंने ये बात खुद मानी कि जो गन्ने का रेट है वो ज्यादा बढ़ना चाहिए था, वो हरियाणा और पंजाब से कम है। और उन्होंने कहा कि इस पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि जाटों में कोई विभाजन नहीं, और जो किसानों का आंदोलन हुआ अब वो बीती बात हो गई। उन्होंने क्या कहा आपको वो सुनवाते हैं। इतने बड़े जाट नेता होने के बावजूद, भारतीय जनता पार्टी के वेस्टर्न यूपी के सबसे बड़े जाट नेता होने के बावजूद भी अमित शाह जी को और पार्टी को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि जयंत चौधरी को भी न्योता दे रहे हैं? अभी भी तो विपक्षी दल में है वो। हमने न्योता नहीं दिया। उन्होंने उनके बारे में एक बात कही कि वो गलत घर में है। उसका मतलब ये है कि उनका भी जो सपोर्टर है या वोटर है, वो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं चाहता। क्योंकि 12 से 17 का जो दौर यहाँ पे रहा है, वो दौर इतना कटु दौर था कि उसे कोई दोबारा रिपीट करना नहीं चाहता। अगर आप उनके सपोर्टर से भी पूछेंगे तो भी यही बात कहेगा कि भाई गठबंधन गलत कर लिया। तो ये मकसद था, कोई ऐसा नहीं था कि भाई आप छोड़ खाओ या ऐसी कोई बात नहीं। हमने अपनी बात कही है। डॉक्टर साहब, ये जो अभी मैं हम देख रहे थे, कुछ बड़े सारे प्रत्याशी आपके गाँव में जाते हैं,
उनके खिलाफ वीडियो वायरल हो रहे हैं, उन्हें लोग, सब लोग वहां पे खड़े होकर उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, कई जगह तो गांव में उन्हें घुसने नहीं दिया जा रहा। अगर इतना आक्रोश है जनता में, तो कैसे इस बार आपके लिए हवा बनेगी? 550 गांव हैं यहाँ मुजफ्फरनगर जिले में, करीब 150 गांव ऐसे हैं कि जिनमें भाजपा के खिलाफ एक वोट भी नहीं पड़ती। आप एक वोट होना इस बार भी नहीं पड़ेगी। लेकिन किसी गांव में ये तो नहीं कि दूसरे दलों के प्रत्याशी को साथ बदतमीजी हो रही है, ये स्ट्रेटेजिकली की जा रही है, सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया जा रहा है। किसी भी गांव में हमारे प्रत्याशी कर गया, 10 या 5-7 लड़के खड़े हो जाएंगे ये यंग जनरेशन के, 17-18 साल के, उन्हें कहा जाके कि तुम नारे लगाओ खिलाफ। अरे भाई वोट मत देना, तुमने पहले भी नहीं दी। मैं चुनाव लड़ा, मुझे 6.5 लाख तो चौधरी सिंह को मेरे सामने वोट मिली थी, इसका मतलब 6.5 लाख ने मेरे खिलाफ वोट दी थी। ये सच है बिल्कुल। तो पिछली बार भी दी थी, इस बार भी देंगे। इस बार 8-10 लड़कों खड़ा करके उसे सोशल मीडिया पर डाला था। भाई आप तो विरोधी हो ही, भाई जो हमारे खिलाफ नारे लगा रहा है विरोधी तो वही, वो कौन सा हमारे साथ था? वो पिछली बार भी हमारे साथ नहीं था। पर आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये कहना बड़ा आसान है कि वो तो पहले भी विरोधी था? इस बार जो किसानों का गुस्सा जो रहा है, अब भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट जो है वो जाट से बढ़कर एक किसान भी है, जमीन से उसका जुड़ाव है। 1 साल तक ठंड में, गर्मी में, बारिश में वो किसान वहां बैठा रहा, उसका नहीं लगता आपको कि गुस्सा लोगों का है जो वो आप उतरेगा इस पर वोट पे? पहली बात तो जब किसान की बात करते हैं तो सब आते हैं, ब्राह्मण भी हैं, त्यागी भी हैं, मुसलमान भी हैं, सैनी भी हैं, गुज्जर भी हैं, राजपूत भी हैं, ये सभी किसान जातियां हैं। यहाँ आप गांव के गांव हैं किसानों के, तो किसान को एक जाति में प्लीज ना रखें। अगर फिर किसान की बात हो तो सबकी बात हो, एक जाति ने, जाट भी है लेकिन ये भी सब किसान है। और महत्वपूर्ण ऐसा कहीं कुछ नहीं है। क्यों साहब? आपको पता लग जाएगा। आपको मैं कोई भी तर्क दूंगा, क्यों होगा आप बताओ, क्यों होगा? क्या कारण था? साल भर तक वो किसान वहां बैठा रहा, डॉक्टर साहब तो पूछने गए नहीं उस किसान को वहां पे, तो जब वो घर अपने वापस आएगा तो उसे लगेगा नहीं हमारा एमपी में पूछने नहीं आया। उस सरकार के साथ बैठा हुआ था, उस सरकार में एमपी है, उस सरकार में मंत्री है, जिस सरकार ने हमें साल भर तक नहीं पूछा। तो मैं क्या मान लूं कि जो नहीं बैठे थे वो सब हमारे साथ थे? तो कितने परसेंट? सबको विरोधी? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। मैं तो आपको नहीं, उनमें से बहुत से लोग जातर ने वोट हमें दी थी, इस बार भी देंगे। सरकार बार बार ये कह रही है कि हमने रिकॉर्ड भुगतान किया है, हमने सबसे ज्यादा गन्ने का जो पैसा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी, उससे ज्यादा भुगतान किया है जी। अगर आप इसको हम परसेंटेज वाइज तोड़ें तो बहुजन समाज पार्टी के समय में जो भुगतान हुआ, या फिर समाजवादी पार्टी के समय में जो भुगतान हुआ और आपके समय में भुगतान हुआ, परसेंटेज वाइज आपका सबसे कम आता है। उस पर आप क्या कहोगे? नहीं, आपने दोनों बातें अलग अलग कही। गन्ना भुगतान, चूंकि गन्ना ज्यादा पैदा हुआ, कोई सरकार ने अपने पास से नहीं दिया दोस्त, वो किसान ने गन्ना ज्यादा पैदा किया, प्रोडक्शन बढ़ी है। अगर इसका मैं श्रेय किसी को दूंगा तो साइंटिस्ट थे बख्शीराम, जिनने 238 वैरायटी लाई थी, 1.5 गुनी पैदावार किसान की बढ़ी है। तो उसमें मैं क्रेडिट नहीं लूंगा, मैं नेताओं में से नहीं हूँ जो सबका क्रेडिट लेते हूँ। बड़ा है तो गन्ना ज्यादा पैदा हुआ, गन्ना ज्यादा क्रिशिंग हुई। चूंकि शुगर मिल लंबे समय तक चली, भाजपा में जून तक शुगर मिल चलाते हैं हम, जब तक आखिरी गन्ना बचा, जब तक शुगर मिल हमारी सरकार में चली। हमने बीच में शुगर मिल बंद नहीं होने दी, कोरोना चला, एक दिन के लिए भी शुगर मिल बंद नहीं हुई, तो पेमेंट ज्यादा तो भाजपा हुआ है। जो आपने कहा है बसपा में, वो था कि रेट बढ़ा, बसपा में ज्यादा बढ़ा था, ये सच है कि बसपा के समय में रेट ज्यादा बढ़ा था, भुगतान हमारे समय में ज्यादा हुआ। लेकिन हमें कठिन परिस्थितियां मिली, जब हम सरकार में आए तो 22,000 करोड़ का बकाया हमें मिला गिफ्ट के तौर पर। इंटरनेशनल मार्केट बिल्कुल बैठा हुआ था, आप अच्छी तरह समझते हैं कि भाव सारे वो है। मैं भी चाहता हूँ कि हर साल गन्ने की कीमत बढ़े, चूंकि मैं किसान हूँ और मैं सार्वजनिक मंचों से कहता भी हूँ बढ़े। अब धीरे धीरे पॉलिसी को इथेनॉल पर शिफ्ट करके लाए हैं, ये सच है जो आपने कही, दोनों बात सच है, लेकिन दोनों बात बिल्कुल अलग अलग है। तो आपको लगता है कि इस बार के जो चुनाव में, आप क्योंकि ना आखिर के 2-3 सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, उसमें जरूरी ये भी है पूछना, आप कुछ दिन पहले नरेश टिकैत जी से मिलने गए थे जी। अब जनता ये समझ नहीं पा रही, अब वहां पर राकेश टिकैत जी आप लोगों के विरोध में बैठे हुए थे और आप बड़े भाई साहब से मिलने चले गए थे जी। तो क्या उसके राजनीतिक मायने हैं? क्योंकि आपने पता नहीं उन्हें क्या घुट्टी पिलाकर आप आए, उन्होंने बाहर कह दिया समर्थन किसी को नहीं दे रहे हम। तो मैंने सच बताऊं, कोई राजनीतिक बात उनसे नहीं की, और ये बीच का दौर थोड़ा लंबा हो गया था किसान आंदोलन का, वरना 2-3 महीने में मैं जाता था किसान भवन। ये जो नेता है ना जो अब घूम रहे हैं समर्थन के लिए, ये सिर्फ चुनाव के टाइम पे वहाँ जाते हैं सिसोली। मैं बिना चुनाव के भी बचपन से जाता रहा, और जब 7.5 साल से मैं सांसद हूँ तो आप निकालोगे 2-3 महीने जाते जब मैं सिसोली जाता हूँ, उनके पास बैठता हूँ। चूँकि वे किसान नेता के साथ साथ खाप चौधरी भी हैं, दोनों रोड में। खाप चौधरी के नाते मेरा उनका एक अलग रिश्ता है, मैं उस खाप का सदस्य हूँ, वो मेरे खाप चौधरी हैं। तो उनके स्वास्थ्य के लिए मैं गया था उनके पास, राजनीतिक बात मेरी उनसे कोई नहीं हुई। और ये किसान उनका पहले से ही रहा है, जो साहब के जमाने से, टिकैत साहब के, कि वे नॉन पॉलिटिकल है, किसानों का संगठन है, किसानों की बात करने के लिए। जब चुनाव आता है किसी के साथ नहीं जाते, तो इस बार भी वही किया उन्होंने।
डॉक्टर संजीव बालियान, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। आपको हमारी शुभकामनाएं। चुनाव में आप जा रहे हैं तो जो भी नेता जाता है उसको शुभकामनाएं जरूर देनी चाहिए। और उसके बाद जब 10 तारीख को रिजल्ट आएगा, मुझे ज्यादा दे दो दूसरे के मुकाबले। ज्यादा दे दो? हाँ, शुभकामना। इस बार ज्यादा फंसा हुआ है क्या मामला? ना ऐसा कुछ नहीं, ठीक रहेगा, बढ़िया रहेगा। चलिए 10 तारीख को फिर एक बार और बात करेंगे आपसे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। संजीव बालियान का सुना आपने, उनको लगता है मुद्दा कुछ खास है नहीं। वैसे उन्होंने बाद में ये भी कही कि मामला इस बार थोड़ा टाइट है, लेकिन पूरा उन्हें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से 6 की 6 सीट जीतेगी। क्या कह रहे थे भाई साहब आप यहाँ पे कि सवाल लेना था, किसको लेना था सवाल? हाँ जी बताओ। युवाओं के लिए क्या क्या है पार्टी ने अभी तक? कोई सी भी। किस पार्टी से पूछूं? बीजेपी पार्टी से पूछूं। बीजेपी से पूछूं? समाजवादी पार्टी और बीजेपी से, दोनों से पूछता हूँ, युवाओं के लिए क्या किया है पार्टी ने? हमने लगभग 2 लाख नए रोजगार दिए हैं। और चूंकि कोरोना काल रहा है, कोरोना काल में पहले जीवन बचाने का बड़ा मुद्दा था। हमने लगभग 26 करोड़ जनपद के पूरे उत्तर प्रदेश में लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई है, ताकि उनका जीवन सुरक्षित रहे। और प्राइवेट सेक्टर में भी लगभग 1.5 करोड़ की नौकरियां हमने संविदा पे दी है। 2 लाख नौकरियां दी हैं जी। हाँ नाम है, ठीक है। अगर आपको मिल जाए, समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाए, तो आप क्या करोगे जी? देखिए, आप मेरी सब्र से बात सुनिएगा, मैं बता देता हूँ, उनके बात का पूरा जवाब दूंगा। समाजवादी की सरकार 2012-17 तक जब थी, लगभग 6 लाख नौकरियां, सरकारी आंकड़े आप चेक करा लीजिएगा, जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, 6 लाख नौकरियां तो सरकारी लगी थी। और लाखों नौकरियां HCL और सैमसंग जैसी प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से देने का काम किया था। प्लस जो कम पढ़े लिखे साथी थे उन्हें प्रशिक्षण दिया, और प्रशिक्षण के बाद उन्हें रोजगार के लायक बना, वो अपने रोजगार के लायक हुए, खड़े हुए। मुफ्त पढ़ाई की व्यवस्था की, मुफ्त दवाई की व्यवस्था की, और तमाम संसाधन इस तरह के पैदा किए कि नौजवान IT सेक्टर से जुड़कर आप तरक्की के रास्ते पर चल पड़ा था। अब की बार क्या सरकार ने बदनाम कर दिया, अब की बार क्या किया? 22 लाख नौकरियां तो अभी हमारे माननीय जी ने घोषणा किया, 22 लाख रोजगार IT सेक्टर के माध्यम से पैदा करेंगे। पहले बार 6 लाख, अब की बार सीधे 22 लाख। चुनावी मौसम में जो मन में आए बोल दो। 6 लाख तो सरकारी थी, सुनिए, 6 लाख तो सरकारी थी। उसके अलावा HCL सैमसंग के माध्यम से अनेकों नौकरियां दी थी प्राइवेट सेक्टर में। और इस बार भी 22 लाख नौकरियों का वादा उनका आपका हो गया। हाँ जी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। जो नौकरी की बात है, फिलहाल भाजपा सरकार में IT का जो भी स्टार्टअप आता है, 90% स्टार्टअप चलते हैं IT में। भाजपा से ज्यादा नौकरी कभी नहीं आई। भाजपा से ज्यादा नौकरी। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था, आज जो ये प्रोग्राम चल रहा है इस जगह, इसी से मैंने 90 में इंटर करी यहीं से, इसी कॉलेज से। हाँ जी। यहाँ दिन छिपते लुटे थे लोग। हाँ। ये जो लाइटें लग रही, झंडे लग रहे, या भाजपा की पावर है। ठीक है जी, ये भाजपा की मत तक खड़े। ठीक है जी। हाँ जी, आपने भाई साहब सबकी सुन लो ना। सर, कोरोना काल में क्या हुआ, मुजफ्फरनगर के अंदर ऑक्सीजन तक नहीं मिल रही थी गरीब आदमी के पास। आप वो देखो ना, धरातल पे आओ। आप ये क्यों देख रहे हो सड़क बन की? सड़क पे क्या काम करेगा आदमी? यहाँ पर ये फर्श बन गया, इस पे क्या रोजगार मिल रहा है? आप बताओ। हाँ जी भाई, ये जो बीजेपी के भाई साहब हरीश रावत जी, मुझे इनसे ये पूछना है कि इनका एक प्रवक्ता है सुधांशु द्विवेदी, उसने कहा डिबेट पे कि हमने पश्चिम से जाटों की चौधराहट खत्म कर दी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये बीजेपी के जाट कौन से हैं जिनकी चौधराहट खत्म करी? वे कौन से जाट है? बताओ भाई फटाफट। लाल टोपी वाले समाजवादी पार्टी के भाई साहब। मैं बताता हूँ, इनकी भाजपा की उल्टी गिनती ऐसी चल रही है, और इतना बुरा टाइम चल रहा है मोदी जी का। इन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प के कंधे पे हाथ धरा, उसका बेड़ा गर्क हो गया। इस मर्तबा इन्होंने योगी जी के कंधे पे हाथ रख दिया, तो आप कुछ सोच सकते हैं क्या होने वाला है। ये तो चुनावी मीम का मामला है, वो तो देखा जाएगा कि भाई किसका क्या बनता। एक और ले लेता हूँ। हाँ, आप बताओ जी। सर, मैं पेशे से चिकित्सक हूँ। तो कोरोना काल में कुछ चिकित्सकों को कुछ समय के लिए बुलाया गया, फिर उन्हें हटा दिया। आज वो चिकित्सक बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं। बीजेपी से पूछो, जो चिकित्सकों को ही इन्होंने रोड पे ला दिया, क्या कहेंगे? ठीक है, बहुत सारे सवाल आपसे हैं, पर आपसे पूछने आऊंगा। मैं बस आपसे समझना चाहता था, ये बताइए कि लड़ सकती हूँ कैंपेन में कुछ फायदा हो रहा है क्या? पूरा चुनाव आपने एक तरफ ही बना दिया है कि हम सिर्फ 40% महिलाओं को वोट देंगे, सिर्फ यूपी में देंगे, बाकी राज्यों में नहीं देंगे। नहीं, बाकी राज्यों में भी दे रहे हैं, यूपी में भी दे रहे हैं, और वो देश की आधी आबादी है। आधी आबादी में जब हमारे फंडामेंटल राइट में दोनों का हरा बराबर है, तो उनकी बात करना ये नाजायज तो नहीं है। ये तो उनका हक है, उसकी बात हमें करनी चाहिए। और ये भी हम देखते हैं कि क्यों ऐसा है कि कांग्रेस को इस बार बिल्कुल भाव नहीं मिल रहा, उन्हें अपने गठबंधन में भी शामिल नहीं कर रहे। नहीं, कांग्रेस ने गठबंधन की बात की भी नहीं है। कांग्रेस है, किसी के गठबंधन की बात चली नहीं, वो गठबंधन की बात टूटी नहीं। अकेले कितनी सीट आ रही है कांग्रेस की? नहीं, अभी मैं कोई ज्योतिषी के तौर पर नहीं कह सकता हूं, लेकिन कांग्रेस जो है
महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए स्मार्टफोन देने की बात करती है, 20 लाख का रोजगार देने की बात करती है, किसानों की कर्ज माफी की बात करती है, बिजली के बिल को हाफ करने की बात करती है। 22 लाख 20 लाख रोजगार। सुनते रहो भाई, किसको कितने कितने मिलने वाले हैं। हाँ जी, आप कितने योग दे रहे हैं? पहले तो मैं आपका शुक्रिया करता हूं कि आप मेरे पास आए। लगभग आप 2-2 3-3 बार सभी पार्टियों के नेताओं के पास गए। खेल में वही दिख रहे हैं। अच्छा ईमानदारी से पूछ लेता हूँ, ईमानदारी से कहीं पे भी चले जाइए, आप किससे पूछेंगे, लोग कहेंगे टक्कर तो सिर्फ बीजेपी और समाजवादी पार्टी गठबंधन में। ईमानदारी दोनों की नूरा कुश्ती में भारतीय बहुजन समाज पार्टी निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में 2022 में सरकार बनाएगी। ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ। मतलब बंदरों की लड़ाई में रोटी आप ले जाओगे? आपके द्वारा 2007 में हमारी केवल 50 विश्लेषण के तौर पर 50 सीटें दिखाने का काम किया था, और जब रिजल्ट आया तो 207 सीटें बहन कुमारी मायावती लेकर आई और प्रदेश में सरकार बनाई। ठीक है। और रही एक बात और, जल्दी से बता दीजिए। नौकरियों की बात, हम लाख और 10 लाख की बात नहीं करते। हम तो वो करते हैं जो बेरोजगार होगा उसे नौकरी देने का काम करेंगे। सबसे पहले जो बैकलॉग है, बहन कुमारी मायावती जी की सरकार 2007 में बनी, 1 लाख बैकलॉग नौकरियां थी जो इनकी नूरा कुश्ती में नहीं भरी जा रही थी, उन्होंने देने का काम किया। अभी चुनावी माहौल है, सब लोग आपको जो आप सुनना चाहेंगे वो सुनाएंगे। जनता को अब तय करना है कि उसको किसकी बात समझ में आ रही है। इस पूरे इलाके में किसानों के जो आंदोलन है उसका असर कितना पड़ा है और वो वोट में कितना तब्दील हो रहा है, इसी के बारे में बात करने के लिए मैं पहुंचा राकेश टिकैत के पास और उनसे बातचीत की, वो भी आपको सुनवाते हैं। तो राकेश टिकैत के मन में इस बार चुनाव में जाने से पहले मुद्दे क्या है, वोटर के तौर पे मुद्दे क्या है? वोटर के तौर पे मुद्दे रहने चाहिए विकास के, मुद्दे रहने चाहिए हॉस्पिटल के, मुद्दे रहने चाहिए एजुकेशन के, ये सारे मुद्दे रहने चाहिए। और कौन आपको खरा उतरता दिखा रहा है इन मुद्दों पर? अब तो सारी पॉलिटिकल पार्टी पूरी ताकत झोंक रही। इलेक्शन के मुद्दे दूसरे हैं, जो रियल के मुद्दे हैं उनसे हट के मुद्दे, इलेक्शन के मुद्दे दूसरे आ जाओ। तो कौन हटा रहा है, भटका कौन रहा है इलेक्शन के? भाई भटकावे तो सरकार ही भटकाती है, कौन भटकाता है? मतलब कौन से मुद्दों से आपको लगता है कि सरकार भटका रही है असली मुद्दों से? देखो, असली मुद्दे तो विकास के होने चाहिए। विकास के मुद्दों पे काम नहीं हो रहा देश में काम एक ही चीज पे हो रहा है कि मुझे वोट कैसे मिलेगी। सब पॉलिटिकल पार्टी इसी एजेंडे पे काम कर रही है कि वोट कैसे मिलेगी। टिकैत साहब, जो किसानों का पूरा आंदोलन रहा उसका इस चुनावों पर कितना असर पड़ेगा? क्योंकि सबको लगता है कि अब मोदी जी आए, माफी भी मांगी और कहा जी चलो मेरे से गलती हो गई, अब वापस ले लेते हैं इसको। आप लोगों को समझा नहीं पाए, वो अपनी तपस्या में उनकी कमी रह गई, तो अब उसको लगता है कि क्या सारा जो किसानों का मुद्दा था या गुस्सा था कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो सब उड़न छू? नहीं, ये क्या मुद्दा कोई पश्चिम उत्तर प्रदेश का था? ये 3 कानून कोई मुजफ्फरनगर जिले के थे पश्चिम के, ये तो पूरे देश के थे। आपने वैसे माफ कर दिया क्या किसानों को? ये कह रहे कि माफी मांगने का उसका एक समझौते के आधार पे एक बातचीत हुई, उससे समझौता हुआ, और जब समझौता होता है तो समझौते में कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता। उसको बना जा रहा कि इसको भाई आप भाव दे दो, लोगों को पैसे चाहिए, उनकी फसलों की कीमती चाहिए, वो दो, उससे काम चलेगा। माफी से, इनसे, इन इशू से, भावना उससे आप खेलना चाहो तो उससे काम नहीं चलता। टिकैत साहब ये सब इसलिए कर रहे हैं कि किसानों का जो गुस्सा है वो उबलता रहे और उसका चुनाव पर असर दिखाई पड़े। नहीं, ये तो जवाब मांग रहे हैं हम उनसे, चुनाव से तो हम बगल हैं। किसी को समर्थन नहीं? ना, हमने तो नहीं किसी को समर्थन दिया। जयंत चौधरी, जाहिर सी बात है सरकार जिसकी होती है सवाल भी ज्यादा उसी से होते हैं। तो जैसे आपने सुना, सब लोग आपसे ही सवाल ज्यादा कर रहे थे, तो आप ये बताइए, जैसे वो कह रहे थे कोरोना काल की मार है, किसानों का मुद्दा है, जातिगत समीकरण के भी बड़े सारी बातें हो रही हैं, जाटों की चाहे बातें हो, किसी और की भी हो, आपको नहीं लगता कि इस बार मामला फंस गया है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। और मेरा सौभाग्य है कि यहाँ जो खड़े हुए लोग हैं वो मुझसे सवाल विचारे, जवाब विचारे हैं, क्योंकि जो काम करता है उससे अपेक्षा भी होती है, इसलिए उनका सबका स्वागत है। और निश्चित रूप से चाहे रोजगार हो, चाहे किसान हो, सबके लिए काम किया, दोबारा से करके दिखाएंगे। दोबारा से काम करके दिखाएंगे। 30-30 सेकंड आप सबके पास हैं अपनी बात संक्षेप में कहने के लिए और बताने के लिए कि क्यों आपको इस बार जनता चुन के भेजे। देखिए, मैंने पहली बात चुनौती दी थी इनके मैनिफेस्टो को लेके, नहीं जवाब दे पा रहे हैं।
आप जिस जिले के अंदर खड़े हैं, यहाँ 6 विधानसभाएं हैं। मैं इन 6 विधानसभाओं के लिए भी बीजेपी के प्रवक्ता जी को चुनौती देता हूं। इस शहर के अंदर 5 काम अपने विधायक जी के ऐसे बताएं जिनके आधार पर वो वोट मांग सकते हों। और बार बार मैं चुनौती की बात इसलिए करता हूं क्योंकि मैं विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात करना चाहता हूं। ये लोग विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात से भागना चाहते हैं। आप इनके मुख्यमंत्री जी के पिछले 5 ट्वीट उठाइए, अगर कहीं भी कोई भी ट्वीट ऐसा हो जो उन्होंने कहा हो कि मैंने ये काम किया, मुझे वोट दीजिए, बार बार वो और विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद भी आपको जरूरत पड़ी जातिगत समीकरण साधने की, जयंत चौधरी कंधे बैठ के यहाँ पे आने की। देखिए, किसान का इतना उत्पीड़न इनकी सरकार में हुआ, जो उत्पीड़ित लोग थे और जिन जिनका अधिकार था उन सबको साथ लेकर सरकार बनाने का प्रण हमने लिया है। ठीक है, क्यों जनता दे कांग्रेस को वोट? वैसे ही कांग्रेस हाशिए पे। रोजगार के अवसर अगर पैदा करने हैं तो कांग्रेस को वोट देना ही चाहिए लोगों को। स्वास्थ्य का अगर अच्छा ढांचा खड़ा करना है कि जिसमें जीवनदायिनी गंगा, शववाहिनी गंगा न बन जाए। किसके नाम पर? आपका तो कोई सीएम कैंडिडेट भी नहीं है। नहीं, सीएम कैंडिडेट तो कांग्रेस का नहीं होता है, वो तो जो विधायक दल चुन के आता है वो अपने नेता का चयन करता है और वो सीएम का फेस बनता है। प्रियंका जी क्यों नहीं लड़ रहे चुनाव? नहीं, प्रियंका जी का पहले भी नहीं आया था चुनाव लड़ने के लिए कि प्रियंका जी चुनाव लड़ेगी, वो विषय नहीं है। विषय ये है कि इस बार तो अखिलेश भी कूद गए, योगी आदित्यनाथ भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको भी तो लड़ना चाहिए था ना। नहीं, इनको फॉलो करना कोई कांग्रेस का काम नहीं है, लेकिन वो तो रोजगार के लिए कांग्रेस का काम नहीं है। क्यों बीएसपी की सरकार आनी चाहिए? देखिए, क्योंकि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा लेकर बहन कुमारी मायावती जी चली हैं, इसलिए क्योंकि उनके सरकार में सभी लोगों को नौकरियां मिली हैं, गरीब लोगों को रहने के लिए मकान मिले हैं। दोबारा हम उसी तरफ जा रहे हैं। 2007 से 2012 तक जो सरकार चली है। इतना सारा बोल दिया, आपका फोन आ गया है। एक बार सबसे ज्यादा जो गन्ने का रेट बढ़ाने का काम किया था वो बहन कुमारी मायावती जी ने किया था। और एक बात और, MSP पर गारंटी बहन कुमारी मायावती जी देंगी, बिजली का बिल हाफ देंगी। वोट और सरकार बना दीजिए, जो चाहेंगे वो मिलेगा इस फिलहाल। लेकिन हमने अपने कार्यक्रम में एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट रखा है, उसमें बहन जी गई है, भाई साहब आपकी लॉटरी लग गई। तो अब सीधे हम आपको अपने एक स्पेशल सेगमेंट पे लेके चलते हैं, जहां पे जनता नेताजी से, यानी कि 4 चेहरे हम खड़े करते हैं, योगी आदित्यनाथ, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और साथ साथ बहन जी मायावती। आप सीधे जाइए, उन्हें अपनी परेशानी से बताइए, क्या सवाल है वो बताइए, और लोगों ने उनसे क्या सवाल पूछे आपको दिखाते हैं। जैसे बहन जी है माया, सरकार बहुत अच्छी रही है इसकी, इसमें जो है इन्होंने करा, बहुत अच्छा कंडीशन करा। और जो ऐसे ये है योगी जी, इन्होंने नमक तो दिया, नमक में कंची लिगड़ा 80%। गेहूँ जो इन्होंने 2-2 मुट्ठी नाच दे के 2-2 मुट्ठी नाच देकर लोग भगा दिए। प्रियंका भी बहुत अच्छी हैं, योगी साहब भी बहुत अच्छे हैं, इन्होंने लोगों के मकान बनवा दिए, फ्री में कोटा दे रहे हैं ये लोगों को जी, फ्री में कोटा दे रहे और नमक दे रहे हैं, हमें नमक हलाल कर रहे हैं हम, योगी साहब का नमक खा रहे हैं। मायावती जी भी अच्छी हैं, सपोर्ट अखिलेश जी को करेंगे हम। योगी जी, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि इस बार भी दोबारा से भाजपा की सरकार आनी चाहिए। और हमारे यहाँ का माहौल बहुत अच्छा हो चुका है पहले से। पहले हमारे यहाँ का माहौल बहुत खराब था और अब बहुत अच्छा माहौल हो चुका है। अर्थव्यवस्था हमारे उत्तर प्रदेश की बहुत अच्छी हो चुकी है और फिर से एक बार आएंगे उत्तर प्रदेश में फिर से भाजपा सरकार। हम योगी जी से मालूम करना चाहते हैं, हम गरीब और मजदूर आदमी हैं। ये जो लॉकडाउन लगा था, इसमें हमारे बच्चों की फीस हमसे नहीं दी गई, लेकिन हमारे बच्चों को घर पे बिठा दिया गया। स्कूल वालों ने, टीचर ने, सर ने ये कहा है पहले स्कूल की फीस जमा करो, बच्चों को हम तभी क्लास में बिठाएंगे। हम मजदूर आदमी, हम रिक्शा चलाते हैं, कारोबार हमारा नहीं है, हम कहाँ से फीस देंगे? ये महंगाई इतनी है, कहाँ जाएगी बताओ आप? बिजली का बिल है, पूरे योगी जी ने कहा था कि बिजली का बिल माफ हो जाएगा आपका लॉकडाउन का, कौन सा माफ हुआ बताइए आप? योगी जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये जो आपके मुजफ्फरनगर जिले में जो रिक्शाएं चल रही है मेट्रो, इनका सबका टैक्स बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। मैं फिर भी यही गुजारिश है, जो जिला मुजफ्फरनगर में ये मेट्रो चल रही है, इनका टैक्स बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। अखिलेश जी ने तो बहुत सुविधा कर दी हमारे लिए, लेकिन होंगे तभी तो सुविधा होगी ना।
अखिलेश जी ने कहा कि आपका बिल बिल्कुल माफ हो जाएगा। ये हमारी गाड़ी का 2400 रुपया महीना बिल जाता है, रिक्शा का, ई रिक्शा का, केवल चार्ज करने का। नंबर 1 से चार्ज होती है रिक्शा, 2400 रुपया का बिल जाता है इसका, घर का अलग है बिल। ये अब अखिलेश जी होंगे तो देखा जाएगा। जैसे जैसे चुनावों की डेट नजदीक आएगी, चुनावी माहौल ऐसे ही बनता रहेगा, जनता के सवाल ऐसे ही आते रहेंगे, हम एक से दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी पर जाते रहेंगे। बहुत देर से आप कह रहे हो ध्रुवीकरण पे, आप कुछ कह रहे थे। ध्रुवीकरण पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी ने 2013 में ध्रुवीकरण का मुद्दे को जागृत किया और हिंदू मुस्लिमों के बीच में खाई पाट दी। लेकिन उसके बाद हमारे चौधरी साहब ने 2019 में चौधरी अजीत सिंह ने यहाँ से चुनाव लड़ा लोकसभा का। हालांकि वे चुनाव हार गए, लेकिन हारने के बाद भी वे लोगों के दिल जीत कर चले गए। और आरएलडी से हो आप? सच्ची सच्ची बता दो। जी आरएलडी से हूँ। सच्ची सच्ची। चलो जी, तो आरएलडी से हैं भाई साहब। अब मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो गया। एक बात जो यहाँ पे मुझे बताया गया, मोहन जरा दिखाना, यहाँ पर देश का झंडा होना था, अब झंडा फिलहाल है नहीं और जनता इंतजार कर रही है। 10 तारीख को हम भी इंतजार कर रहे हैं कि परचम उत्तर प्रदेश में किसका लहराएगा। रोज जुड़िए हमारे साथ, चल रहे हैं एक एक गली से आपकी आवाज नेताओं तक पहुंचाने के लिए और नेताओं की आवाज आप तक पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात टाइम्स नाउ नव भारत पर।